जय हिंद, मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह जो होते हैं उनको कैसे क्या क्वालिफाई करना चाहिए, क्या उसकी टेक्निक होनी चाहिए। इस दिशा में कुछ अनुभव मैं अपने आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वनडे एग्ज़ाम से मेरा यहाँ पर आशय ये है कि जिनमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, पेपर एक दिन होता है, फाइनल रिज़ल्ट, यस सेलेक्शन, ये वाली बात, अर्थात जिसमें ना तो मेंस होता है ना ही कोई इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में। वो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे या यूपी के संदर्भ में आप देख लें, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख लें। इन एग्ज़ामों की विशेषता ये होती है, सबसे अच्छे एग्ज़ाम क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो सिनेरियो होता है, जो प्रोसेस होता है, थोड़ी सा फास्ट होता है अगर नॉर्मली वैकेंसीज वगैरह निकलती रहें तो। कुछ एग्ज़ाम्स के एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे पटवारी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर का हो, कांस्टेबल वगैरह का हो एग्ज़ाम, और भी एक वैकेंसी जो भी निकलती है वनडे एग्ज़ाम्स की, उनको लेकर मैं आपसे कहूँगा। फूड इंस्पेक्टर वगैरह बहुत ही बेस्ट जॉब कहलाती है, मध्य प्रदेश में व्यापम के थ्रू पोस्टिंग आपको देखने को मिलती है, और भी ऐसे बहुत एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर आप इन एग्ज़ामों का पूरा का एक सिलेबस देखें तो 4 सेक्शन आपको उसमें मिलते हैं। फर्स्ट वन है दैट इज़ जीएस। अब आप उसको इंडिया का, एमपी का और वर्ल्ड का कर लो, चाहे जैसा भी करना चाहो। जबकि दूसरा सेक्शन मिलता है आपका यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग का। तीसरा सेक्शन होने वाला है इंग्लिश का, जबकि चौथा सेक्शन होता है हिंदी का। इस पूरे वनडे एग्ज़ाम की जो मास्टर की होती है, ध्यान रखिएगा, वो हिंदी होती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा वाई। देखिए, जीएस वगैरह आप पढ़ते हैं और भी एग्ज़ाम्स को लेकर पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत तैयार कर लेते हैं। सभी बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, तो जीएस उनका काफ़ी ठीक ठाक होता है। मैक्सिमम विद्यार्थी जो इस फील्ड को चुन रहे होते हैं, मैथ्स रीजनिंग को उन्होंने देखा हुआ है, तो मैथ्स रीजनिंग वाला जो सेक्शन होता है उनके लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अधिकांश मैथ्स के विद्यार्थी होते हैं, तो थोड़ी सा एक देख कर ही वो आते हैं। मान लीजिए इनकेस नहीं भी हैं आप मैथ्स रीजनिंग वाले विद्यार्थी या मैथ सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी नहीं हैं, तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। कोई इस लेवल पर मैथ्स तो आती नहीं है कि बहुत ही हायर आपका लेवल हो, 10th और 12th के लेवल तक पर मैथ्स आती है। तो यही वजह है कि अगर बैकग्राउंड नहीं भी रहा है मैथ्स का और इन टॉपिक्स को बनाना चाहें आप, आसानी से बना लेते हैं। अपन बताएंगे उस चीज़ पर भी, कभी डिटेल में बात करेंगे मैथ्स वगैरह के टॉपिक्स को लेकर। तो बच्चों के ये 2 सेक्शन तो हो गए तैयार साहब जी, ठीक। कौन से? जीएस वाला और मैथ्स वाला। थोड़ी बहुत 19-20 अच्छा बुरा जैसा भी तैयार कर लेते हैं। तीसरा सेक्शन होता है इंग्लिश का साहब। इंग्लिश हिंदी मीडियम की पता ही होती है अपन को माशाअल्लाह, और इंग्लिश मीडियम वालों की उनकी माशाअल्लाह होती है। सच बात तो ये है, थोड़ी बहुत 2-5 नंबर का अंतर होता है उनका, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 25 मार्क्स की आ रही है इंग्लिश, तो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होगा वो 18 नंबर समथिंग 20 नंबर के आसपास एक अच्छा विद्यार्थी खींच लेता है। इंग्लिश मीडियम वाला क्या करेगा? 22 नंबर ले आएगा। तो 18 और 22-23 नंबर, यानी 4 से 5 नंबर का, यहाँ उसके कम भी हो जाते हैं, तो दूसरे सेक्शंस में भी वो हिंदी वाले में कवर कर लेने वाला है। तो कंपटीशन इनको लेकर नहीं होता साहब। कंपटीशन कहाँ पर आता है? कंपटीशन आता है अगले का जो सेक्शन है ना, उसको लेकर आता है, दैट इज़ हिंदी। जिन विद्यार्थियों की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है वो आराम से सिलेक्शन उठा जाते हैं। इस कीवर्ड को जान लीजिए, चाहे पटवारी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर वाली बात हो, चाहे सब इंस्पेक्टर वाली बात हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, तो बड़ा अंतर आता है। सब इंस्पेक्टर में तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी। रीज़न ये है कि पेपर जो 2 या सेक्शन 2 जिसको आप बोलते हैं, 70 नंबर की हिंदी होती है साहब, 30 नंबर की इंग्लिश होती है। और हिंदी को लेकर अनेक विद्यार्थियों की धारणा ये होती है कि हाँ बोरिंग है, बोझिल है, या ठीक है, या जनरल में पढ़ लेंगे, तो ऐसे तैयार वो करते हैं। तो 70 में से 50-55 नंबर आसपास उनको मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक तैयार किया है। तो मैं बताना आपको इसमें ये चाह रहा हूँ कि आप 70 में से 70 नंबर ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी तपस्या है, थोड़ी सी मेहनत है, टेक्निकल होती है हिंदी, जो हम आपको तौर तरीके बताने वाले, आप तो उस वे से पढ़ो। ईश्वर का आशीर्वाद रहा उस दिन, लक आपके साथ रहा, तो 70 में से 70 पा जाओगे। बुरा हुआ तो 68 नंबर तो मिल जाएंगे आपको, इतना मैं कह सकता हूँ, यदि आप एक गंभीर और एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो। कैसे मिलेंगे वो पूरी टेक्निक्स आपको हम बताने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। और यदि आप क्लास ज्वाइन कर ले तो फिर तो वो बात ही अलग है साहब, है ना। उसके लिए बैच अभी बनेगा, अभी फ़िलहाल में कोई बैच नहीं है सब इंस्पेक्टर को लेकर। जब वैकेंसी आएगी तब स्पेशल बैच बनाएंगे अपन और फोकस करेंगे उस चीज़ को लेकर। अभी जो बैच है हमारे पास वो IAS या MPPSC को लेकर है। तो मैंने कहा कि चलिए इसके लिए एक वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करें, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हिंदी के लिए मैं कह रहा था आपसे कि काफ़ी टेक्निकल होती है और काफ़ी स्मार्ट वर्क में उसको या स्मार्ट वे में उसको पढ़ना चाहिए। और क्लियर बता दें आपको बिल्कुल साफ शब्दों में, हिंदी वाला ये सेक्शन जो हम बताने वाले, ये ना केवल आपको कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे व्यापम के वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे SSC वगैरह का एग्ज़ाम हो, उन सभी में काम आएगी।
MPPSC मेंस में भी काम आएगा आपको। अगेन IAS में जिनका सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, ठीक, उनको भी भरपूर काम आने वाला है। वो भी इस बात को बड़े गौर से सुन लें, मेरा खुद भी ऑप्शनल रहा है हिंदी। आपको जो भी हिंदी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है वो व्याख्यात्मक पक्ष होता है उसका। कभी भी 4 सेक्शन होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। पेपर 1 में 2 सेक्शन AB वाली बात, पेपर 2 में, ठीक, ओल्ड पैटर्न पे बता रहा हूँ, कुछ नया भी आ गया हो, शायद मैंने ध्यान ना दिया हो। तो जो शुरुआत वाला जो सेक्शन होता है ना, पार्ट A वाला पेपर 1 में, उसमें ग्रामेटिकल सेक्शन होता है साहब जी, डायरेक्टली आप यदि ऑब्जर्व करें तो। और बात के सेक्शन में भी होता है ग्रामेटिकल सेक्शन, हालांकि व्याख्याएं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, क्वेश्चन विश्लेषण ज़्यादा होता है। आप में से कितने लोगों को पार्ट A का सेक्शन ग्रामेटिकल वाला विधिवत पढ़ने के लिए मिलता है? थोड़ी सा देख लीजिए। मैक्सिमम विद्यार्थियों को नहीं मिलता, मैं यही बताना चाहूँगा आपको। और वहाँ पर बच्चे डिस्क्रिप्टिव वाले में तो अपने नंबर खींच लेते हैं, या व्याख्यात्मक वाले जो भी प्रश्न होते हैं उसमें खींच लेते हैं। लेकिन जब बात यहाँ आती है तथ्यात्मक में और ग्रामेटिकल सेक्शन में, व्याकरण वाले सेक्शन में, तो बेचारे बच्चे कई बार फंस जाते हैं। तो एक जनरलाइज पेपर वो बनाकर आ जाते हैं। तो 75% वाला सेक्शन तो वो हो गया, प्लस 25% ये जो हिंदी का होता है ना, इसमें आपका ये प्रयास होना चाहिए कि पूरे में से पूरे नंबर आप ले लो, तो आपका स्कोर कभी भी बढ़ जाएगा। यही हिंदी साहित्य की टेक्निक है जो मैंने आपसे बताई, और ये बेस्ट टेक्निक है, अपना कर देख लो आप लाजवाब काम करने वाले हैं। मैं इस बात को आपको कह सकता हूँ, आप स्वयं देखें। आशा ये है कि हिंदी को लेकर थोड़ी सा चलिए, एक सेक्शंस को अपन एक टॉपिक वाइज देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। हिंदी में अनेक टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने का मैं प्रयास करूँगा। कुछ चीज़ें बताऊँगा, समय अभाव है, तो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको देख लो आप। सबसे पहले हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? बताएं। बताएं का मतलब यह है कि आपके पास 5 सेकंड का समय है, उतना ही मैं आपको मुँह ज़ुबान पर बोल देना है, मैं सुन लूँगा आपको उसी समय, ठीक है? नहीं तो आप तो सतह को सुन ही लेंगे। हाँ, तो कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं? मैं यहाँ प्रतिशत में बात करूँगा, है ना। ये बात नहीं करूँगी 70 क्वेश्चन SI में आते हैं, 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, IAS में इतने क्वेश्चन, उस पर नहीं। 100% जो आया हुआ है उसमें से कितना आता है, मैं इस पर बात करूँगा। तो आप वहाँ के अपने नंबर से मिला लेना हिसाब कि 100% बराबर 70 नंबर, तो बाकी इतना बराबर कितने नंबर, ठीक है। किस टॉपिक से आते हैं? उस टॉपिक का नाम है दैट इज़ वर्णमाला। पूरे हिंदी का पेपर, IAS का हो चाहे MPPSC का हो, 20 से 25% क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं? वर्णमाला वाले टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, बट ये बात सही है। आप इस बात को फाइंड आउट कर लें तो बहुत शानदार है, नहीं है तो अभी फाइंड आउट करने का अपन कुछ प्रयास करेंगे और बाकी बात की सीरीज़ में करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वर्णमाला से, और विद्यार्थियों का सबसे कमज़ोर टॉपिक होता है हिंदी में, दैट इज़ वर्णमाला। यही वजह है कि उनके नंबर कटते हैं, और बहुत बुरे भाव से कटने वाले हैं नंबर। वर्णमाला हो चाहे अन्य टॉपिक भी, उनको पढ़ने की खास टेक्निक होती है, उस वे में पढ़ना चाहिए। क्या टेक्निक होती है, शुरू कर देते हैं अपन, कुछ चीज़ों को देखते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला, दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज की वर्णमाला हो, उसमें इसी प्रकार से विभाजन होने वाला है, स्वरों का, व्यंजनों का इत्यादि वगैरह के संदर्भ में। अनेक विद्यार्थियों को मैं बोलता हूँ साहब कि जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी विशेषकर, उनके लिए ही बता दूँ, आपकी इंग्लिश कमज़ोर नहीं होती है, इस बात को आप समझो। आप हिंदी मीडियम के हैं, लगता ज़रूर है आपकी, लेकिन इंग्लिश कमज़ोर नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ उसमें यही बताऊँगा आपको कि आपकी हिंदी कमज़ोर है, और जिस दिन आपकी हिंदी यानी जो आपकी मदर टंग है वो मजबूत हो जाएगी, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाने वाली है, अनेक चीज़ों के प्रति समझ विकसित तो हो जाएगी। तो इंग्लिश कमज़ोर नहीं, यह कमज़ोर है। कहाँ कहाँ कैसे क्या हेल्प करती है उस चीज़ को अपन देखेंगे। अगर आप इस चीज़ को जान गए तो आप निश्चित रूप समझ जाओ कि आप व्याकरण पढ़ने का तरीका समझ जाओगे, और यदि ग्रामर पढ़ने का तरीका आप समझ गए तो आपसे फिर कोई इंग्लिश बनाने बोले, चाहे जर्मन बोले, चाहे फ्रेंच बोले, चाहे रशियन बोले, आप पूरा पेपर बना दोगे उसके ग्रामर का। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप देखने वाले हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, पहली बात तो होता क्या है ये हिंदी वर्णमाला? वर्ण यानी होता है अल्फ़ाबेट्स, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय वाली बात, ऐसे हिंदी में होता है साहब जी वर्णमाला। अपन उसको बोलते हैं दैट इज़ वर्ण। तो जितने भी हैं वर्ण ही हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण अपने नॉटिंग तौर पर हम देखें एक मानक हिंदी वर्णमाला में होते हैं, लेकिन ये कोई अंतिम नहीं है, ध्यान रखना, इससे भी ज़्यादा होते हैं, वो भी बात करेंगे अभी।
कौन से मानक हैं, कौन से अमानक हैं, कौन से अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, कौन से अल्पप्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं, कौन से अर्धस्वर हैं, कौन से वर्गीय व्यंजन हैं, कौन से अंतस्थ हैं, कौन से ऊष्ण हैं, सब पर बात करेंगे। ठीक है, कौन से क्षिप्त है, कौन से द्वितीय गुणी है, कौन से अयोगवाह है, क्यों है अयोगवाह, कोई स्वर है क्यों है स्वर, कोई व्यंजन है क्यों है व्यंजन, भाई स्वर क्यों नहीं है, ये सब पर बात कर लेने वाले अपन। बहुत आराम से आप सुनेंगे समझेंगे बस। तो वर्ण होते हैं इंग्लिश में ABCD, हिंदी में काखा गागा, जो भी आप कह लेना चाहें। तो ये होते साहब कितने आने वाले हैं, 52 आने वाले। इनको ना कैटेगराइज किया जाता है, 3 श्रेणियाँ बनाई जाती हैं। सबसे पहली श्रेणी कहलाती है दैट इज़ स्वर, दूसरी श्रेणी कहलाने वाली आपकी दैट इज़ अयोगवाह, और तीसरी श्रेणी कहलाती है दैट इज़ व्यंजन। व्यंजन भी एक एक करके समझ लेंगे पूरे। चलिए, स्वर क्या कहलाता साहब जी, कितने होते हैं। पहली बात तो संख्यात्मक क्वेश्चन आते हैं कि स्वर कितने होते हैं। सिंपल सी बात है, 11 स्वर होते हैं साहब, नहीं मालूम चढ़ा लो दिमाग में। ठीक, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले आने वाला आपका दैट छोटा आ, फिर आ अनार का, आ आम का वाली बात, फिर छोटी ई होता है, फिर बड़ी ई होता है, फिर छोटा ऊ होता है, फिर बड़ा ऊ होने वाला है। इसके पश्चात में क्या होता है, तो दैट इज़ ऋषि का होता है। ये आपके स्वर हो गए। इसके भी बाद में आपकी आने वाली दैट इज़ बॉर्डर लाइन। इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्या आएगा इसके बाद, ए आएगा, आय आएगा, ओ आएगा एंड औ आने वाला है। तो ये जनरली अपन इस चीज़ को देख लेते हैं कि हाँ ये होते हैं। नहीं है याद, कोई उतना बड़ा विषय नहीं है, याद कर लीजिए, हो जाएगा। अपन बार बार उस चीज़ को जब देखेंगे तो आसानी से अपने को बनने वाला है। तो ये स्वर हैं, फिर बॉर्डर लाइन मैंने कही, और फिर आपसे अन्य स्वर मैंने कहे। टोटल गिन लेंगे कितने हो जाने वाले हैं, 11। इस साइड का सेक्शन देखो, एक फैमिली यानी आ का परिवार है, ये ई आंटी का परिवार है, ये ऊ अंकल का परिवार है, ये ऋषि का परिवार है। बॉर्डर लाइन के इस पार कितने होने वाले हैं आपके, टोटल 7 होने वाले हैं, जबकि उस पार कितने दिए हुए हैं आपको, 4। बॉर्डर लाइन आपको बाकी जगह नहीं मिलेगी, जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान रखना। अगर इस बात को समझ गए तो मान के चलो कि हिंदी लैंग्वेज के या हिंदी व्याकरण के कम से कम 5 टॉपिक बनाओगे। संधि का टॉपिक सिर्फ इतनी सी लाइन पे हम ख़त्म कर देंगे आपका, सिर्फ इतनी सी लाइन पर, और आपको बन जाएगा। ये हमारी गारंटी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस लाइन को ध्यान रखना, हमने कहाँ पर बनाई है, उसका क्या रिलेशन है, ये बाद में बात करेंगे। तो ये स्वर हैं, क्लियर। छोटा ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये बात मैंने फैमिली कही आपसे। इस बात को ध्यान रखना, ये सब शब्द जितने भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बाद में आपको काम आएंगे। अभी चीज़ों को समझने में एक एक शब्द को बड़े आराम से गौर करिएगा। इन्हें स्वर क्यों कहते हैं। पहली बात, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र होना, आज़ाद होना। किस मामले में आज़ाद होना, उच्चारण में। जैसे वर्ण होते ना, अपन ने कहा कि साहब जी ये भी वर्ण है, हाँ वर्ण है, अभी व्यंजन आएंगे वो भी वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का मतलब होता है जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वह सब ध्वनियाँ हैं, फोनेटिक्स हैं। उन ध्वनियों का लिखित जो फॉर्म होता है सबसे छोटा, उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ हम वर्ण बोलते हैं। यानी ध्वनियों का सबसे स्मॉल, सबसे छोटा लिखित जो रूप है उसे हमने वर्ण कहा है। वर्ण से बड़ा शब्द होता है, शब्द से बड़े आपके पद होने वाले हैं, वाक्य होने वाले हैं, पैराग्राफ, पूरी किताब बन जाएगा। तो ये चीज़ अपन देखें। इनको बांटा गया, कैटेगराइज किया गया स्वर में, व्यंजन में, अयोगवाह में। स्वर क्या हैं, तो ये हैं हिंदी वर्णमाला के। इंग्लिश के अलग होते हैं, अरबी फारसी के अलग होते हैं, जर्मन में, फ्रेंच में, ग्रीक में, सब में अलग है। तो आप भी अपन हिंदी देख रहे हैं। स्वर क्यों कहते हैं, स्वर हिंदी को लेकर बहुत ही टेक्निकल है साहब, बहुत वैज्ञानिक है, शानदार है। जो हमारे इन पूर्वजों ने इसको जनरेट किया, बनाया, ये जो विरासत है मतलब इतनी शानदार है कि उनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है साहब। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। आप मैथमेटिक्स की तरह इसको पढ़ सकते हैं और वही समझाने का मैं प्रयास करूँगा, मैथ्स रीजनिंग की तरह ही। मैंने कहा स्वर स्वतंत्र होते हैं, किस मामले में, उच्चारण में। तो इसका मतलब है कुछ स्वतंत्र नहीं भी होते होंगे। कौन, तो जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है इस बात का, बोलिए का कबूतर का। जब आपने का बोला तो उसके आखिरी में आपने आ अनार का बोला, आ निकला उसमें, बोले का, आखिरी में आया, बोलिए खा, आखिरी में आया, बोलिए गा, घा। जितने भी व्यंजन आप जानते हैं कभी भी आप बोलेंगे उसके आखिरी में आ रहा है या कोई ना कोई स्वर आ रहा है। ठीक है, यही वजह है कि व्यंजनों को जब बोला जाता है तो उनके उच्चारण के लिए अंततः आपको किसी न किसी स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, आप का नहीं बोलेंगे तो की बोलेंगे, आखिरी में ई आया, ई क्या है, स्वर है। कू बोलेंगे, के बोलेंगे, आखिरी में कोई ना कोई स्वर जरूर आएगा। का बोलें, खा बोलें, गा बोलें, या बोलें, रा बोलें, शा बोलें, कुछ भी बोलें,
पक्का कोई ना कोई एक स्वर जरूर आएगा, बिना उनके उच्चारण करना उसको संभव नहीं है, प्रयास कर लेना आप। इसका मतलब यह है कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए किन्हीं न किन्हीं स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? जबकि स्वर आप बोलें, बोलिए आ, अन्य किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोलिए ई, अन्य किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोलिए ऊ, अन्य किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से उच्चारण में स्वतंत्र हैं, अकेले इनका उच्चारण होता है, जबकि इसके उच्चारण के लिए हमें किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो उच्चारण में स्वतंत्र हों वह स्वर हैं, जबकि जो परतंत्र हो या स्वतंत्र ना हो, जिन्हें आने की जरूरत हो, वह क्या है, दैट इज व्यंजन करके कहलाएंगे। इतने कॉन्सेप्ट को दिमाग में चढ़ा लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। अयोगवाह क्या है? अम की बिंदी एंड अहा, शायद सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए वंश ऊपर बिंदी लगी हुई है, अंश ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये कौन सी कहलाने वाली? दैट इज अम की बिंदी। इसे आप अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जनरली सुन लो, अभी बाद में आएगा, दोबारा बताएंगे। ये है विसर्ग वाली बिंदी। ये क्या है? जैसे आप बोलते हैं ना प्रातः, दैट इज अतः। तो ये आखिरी में ये जो दो बिंदी लगाई है, ये कौन सी बिंदी होने वाली? दैट इज विसर्ग की बिंदी कहलाती है। तो एक जनरल वे में अपन ने इस चीज़ को देख लिया, अभी आएगा बार बार। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में आते हैं आपके, दैट इज व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन है साहब जी? सबसे पहले आते हैं वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। कौन कौन से हैं? आप तो ध्यान रखना, कचोटता प्रेम या कचटता पा वर्ग करके मैंने कहा। का, चा, ट, ता एंड पा वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आता है? दैट इज का, खा, गा, घा एंड इंगा। डा डमरू का नहीं कहा, हमने क्या कहा? इंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और इया। ठीक है, या पंजे का पढ़ा होगा ना स्कूल में। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा एंड ड़ा करके कहलाता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा एंड ना कहलाता है। जबकि पा वर्ग की बात करें तो पा, फा, बा, भा एंड माँ कहलाता है। क्लियर? तो ऐसे में भी 5 हैं ये और ऐसे में भी 5 हैं, तो एक वर्ग बना रहे हैं पूरा का पूरा। यही वजह इनको कौन से व्यंजन कहेंगे अपन? दैट इज वर्गीय व्यंजन। अब इसकी बड़ी हेल्प पड़ेगी आपको जब आप पढ़ने वाले हैं संधि वगैरह या अन्य कई चीज़ें। अभी मैं एक बिल्कुल बेसिक सा परिचय आपको दे रहा हूँ, इस पर बहुत डिटेल में हम अभी बात करेंगे या अगली सीरीज़ पर बात करेंगे। इसके बाद में क्या आता है साहब? इसके बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन कौन से? या, रा, ला एंड वा। अंतस्थ क्या बोलते हैं? जब आप इन्हें बोलते हैं तो ये अंदर से आते हैं। बोलिए या, अंदर से आएगा। बोलिए रा, अंदर से आएगा। ला, वा, तो अंदर से हवा सीधे बाहर ऐसे आ रही है, कोई बीच में बैरिकेड नहीं है, ब्रेकर नहीं है। अंतस्थ साहब जी। इसी प्रकार से उच्चारण स्वरों का भी होता है, ध्यान रखना। जब आप बोलते हैं ना आ, वो भी अंदर से। तो ये पूरी तरह से तो स्वर नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। यही वजह, आधे तो हैं स्वर, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं? ये 4। क्लियर? इसके बाद में आते हैं आपके उष्ण या संघर्षी भी बोलते हैं अपन। कौन कौन से हैं? शा शक्कर का, शा षटकोण का, सा सरौते का और हा हल्का। क्यों बोलते हैं इनको? जब आप बोलते हैं शा, तब हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। सा, हवा बाहर निकलती है। वो जो निकलती है हवा वह गर्म होती है, यही वजह उसको उष्ण कह दिया। संघर्ष करते निकलती है शा, इसलिए संघर्षी भी कहते हैं। तो वो भी कितने हो गए आपके? 4। तो ये क्या है आपके? संघर्षी। जबकि ये क्या हो गए? अंतस्थ। इसके बाद में क्या आते हैं? इसके बाद में आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। यहीं कैटेगराइज कर सकते हैं, और स्पष्ट लिखने के लिए मैं यहाँ सामने लिख दे रहा हूँ आपके लिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? शा क्षत्री का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और श्रा श्रवण का, श्रीमान जी का। क्लियर है? कैसे क्या बनते हैं साहब? ये कैसे क्या बने हुए हैं, किस प्रकार से बने हुए देख लें। ये बना है आधा का प्लस शा षटकोण से। ठीक, ये छा छत्री का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इसको पढ़ा जाता है दैट इज कशा करके पढ़ा जाता है। इंग्लिश में भी लिखते हो KSH लिखते हो आप, अपना गूगल इंडिया कीबोर्ड जरा एक बार चेक कर लेना। तो ये 2 से मिलकर बना है, दोनों क्या हो गए हैं? संयुक्त हो गए हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहला? संयुक्त। क्रॉस चेक करना है। चलो, ये क्या लिखा हुआ है? पक्षी की प क शी, क शी। तो का और शा का उच्चारण हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा? क्षत्रिय का संयुक्त व्यंजन। और भी देखो, परी क शा होता, परीक्षा नहीं होता, वह गलत उच्चारण हो। इस पॉइंट को ध्यान रखें। त्रा त्रिशूल की बात करें तो आधा ता प्लस रा, त्रा हो जाता है। बोले त्रिशूल तो त री शूल,
मित्र, मित्र दैट इज मित्र करके हो जाने वाला, तो इससे मिलकर बनता है। ज्ञा की बात कर लें, आधा गा प्लस या से मिलकर बनता है दैट इज ज्ञा, या जा प्लस इया से मिलकर भी बनता है साहब जी, आधा जा प्लस इया, इसलिए ज्ञा कहलाए ज्ञान, ग या न दैट इज ज्ञान। श्रा यानी श्रीमान वाला, श्रमिक वाला, ठीक है, यशनी जी वाला, तो ये बनता है आधे शा शक्कर प्लस रा से दैट इज श्रा, जैसे बोलते हैं ना श्रीमान, श री मान दैट इज श्रीमान करके हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये बनने वाले हैं, दो से मिलकर बने हैं, दो संयुक्त हो गए, इसलिए क्या कहलाते हैं, दैट इज संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं वर्णमाला के आखिरी सेक्शंस पर। यहाँ दिया होगा आपको डा एंड ढा, ये जो दो दिए हैं ना, इनको कहा जाता है द्वित्व गुणी। रीजन इनमें दोहरा गुण होता है, कभी इनमें बिंदी लगती है और कभी बिंदी नहीं लगती है। द्वित्व गुणी को एक शब्द और भी कहा जाता है दैट इज उच्छिप्त। उच्छिप्त उठाकर ऊपर की ओर से बोल देना, बिंदी कभी लगती है कभी नहीं लगती है, वर्तनी वगैरह में भी आता है। इस पर डिटेल में बात किसी अन्य सीरीज़ पर करेंगे, अपने आप में बहुत लंबे हैं, अभी उनको शॉर्ट में आप देख लें। जैसे कहा जाए कि सड़क, तो आप बताइए बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी डा पर, सड़क लगेगी साहब जी। आपसे कहा जाए वहीं पर दूसरा वर्ड कपड़ा, बिंदी लगेगी साहब जी। रोड, बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो कई बार लगती है कई बार नहीं लगती है। सिंपल सी एक बात ट्रिक के रूप में अगर देखें तो जब भी ये सेकंड नंबर पे आते हैं प्रायः इन पर बिंदी लगती है, ठीक। फर्स्ट नंबर पर कभी बिंदी नहीं लगती। क्या मतलब है, कपड़ा कहा आपसे, तो जो ड़ा है या ढा है, जो भी कहीं भी आए, फर्स्ट नंबर पे ना आए, कपड़ा में फर्स्ट नंबर पे नहीं आया है, वो बाद में आया, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर, कपड़ा में थर्ड नंबर पे आया है, बिंदी लगा सकते हो आप। फर्स्ट नंबर पे कभी बिंदी नहीं लगती। डमरू का बिंदी नहीं लगने वाली, सिंपल सी बात है साहब। लेकिन मैंने कहा रोड, उसमें तो बिंदी नहीं लगी। रोड हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, इस बात को देख लेना, दैट इज ROAD वाला रोड इंग्लिश का है। इंग्लिश में तो बिंदी वाला प्रश्न ही नहीं है। मामला क्लियर है अपन को, तो देखेंगे अपन उस चीज़ को साहब जी, अभ्यास से आ जाएगा, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो क्या है कॉन्सेप्ट साहब, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ये जो लिखा है डा डमरू का और ढा ढक्कन का, जब भी डा डमरू को डा डमरू का नहीं पढ़ोगे तब बिंदी लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कहा कप डा नहीं होता, दैट कप ड़ा, अड़ा बोलते हो आप उस चीज़ को, ड़ा बोलते हो, तो डा बोलते तब बिंदी नहीं लगानी पड़ती। लेकिन जब भी डा डमरू तो लिख रहे हो लेकिन उच्चारण उससे भिन्न कर रहे हो तब आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। यही बात ढा पर भी लागू होती है साहब। तो ये है इसका सिनेरियो। वापस आ जाते हैं, तो हमने क्या क्या देखा, स्वर देखे, कितने आए आपके 11, अयोगवाह कितने आए आपके 2 आने वाले हैं, तो 11, फिर आपके 2। व्यंजनों को जब आपने कैटेगराइज किया तो सबसे पहले वर्गीय कितने आए, 5 ऐसे में 5 ऐसे में, तो 25 वो आए। ये 2 खास बताए, तो उच्छिप्त आए साहब जी आपके कितने 2। उसके बाद में आपने अंतस्थ 11 लावा वाले, उष्ण और संयुक्त, इन तीनों में 4-4 देखे तो 4 या 12, तो आपके 12 वो हो गए। टोटल मार लीजिए कितना क्या हो जाने वाला है, तो 25 और 2 27, 27 और 12 39, ये आपके यहाँ पर व्यंजन है। जबकि इसके ऊपर देखें आप तो ये स्वर हैं, जबकि ये अयोगवाह हैं। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछो टोटल मारे 39 और ये 13, कितने हो गए 52। इस प्रकार से आपके कुल 52 हुए कि नहीं हुए, यस हो गए। क्लियर। अब आपसे संख्यात्मक क्वेश्चन इसमें कैसे क्या पूछे जाएंगे, स्वर व्यंजन इत्यादि के संदर्भ में। कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपसे कहा जाएगा कुल व्यंजन कितने होते, क्या बताओगे, 11 और 2 13, हटा दो 52 में से बचे कितने आपके 39। क्या पूछा गया क्वेश्चन, कुल वर्ण। जबकि यही क्वेश्चन पूछा गया होता आपसे कि मूल वर्ण कितने होते हैं, कौन से व्यंजन वाले, यानी सीधा क्वेश्चन होता कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो इसका आंसर 39 नहीं आता। कितना आता है, इसका उत्तर कभी भी 33 आता। कारण ये जो 4 आपने संयुक्त वाले जो गिने हैं ना, कहाँ गए ये 4, ये आप ऑलरेडी गिन चुके हो। का और शा को आप ऑलरेडी वहाँ गिन चुके हो, आप गौर से देखो वर्णमाला, इसलिए इन 4 को हटा दिया है, तो 4 तो ये हटा दो। और ऐसे ही आपने डा और ढा को ऑलरेडी गिन चुके हो बिंदी लगाए बिना में, तो 2 ये हटा दो, तो ये 6 हट जाते हैं व्यंजनों में से। टोटल आपने 39 गिने थे, 39 में से इन 6 को घटा दो तो बचे कितने आपके 33 बचने वाले हैं।
इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके टोटल जो वर्ण कहलाएंगे वो 39 है, जबकि मूल वर्ण पूछा जाएगा तो क्या बताना चाहिए आपको, दैट इज 33 बताना चाहिए। वर्गीय व्यंजन पूछा जाएगा, कितने बताओगे, 25 + 2, उच्छेद मिला के ऑप्शन देख लेना, 25 और 27 वाला, दोनों प्राय एक साथ नहीं होता। अंतस्थ पूछा जाएगा, कितने हैं आपके, 4। उष्ण पूछा जाएगा 4, संयुक्त पूछा जाएगा 4। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संयुक्तों पर आया हुआ है, हालांकि सभी पर आया है पर प्राय इस पर आया है। तो अब इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, बहुत कुछ बताने का है, अगले 2 घंटे तक मैं आपको बताते रहूँगा। आज का टॉपिक ये है कि आप सबसे पहले तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जितना आपको बताया इसको वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूँ और अगली सीरीज़ में फिर हम इसके आगे भी बात करेंगे, इसके ठीक आगे से शुरू करेंगे। क्वेश्चन पहली बार तो संख्यात्मक मान पर आएगा, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने, वर्गीय कितने, अंतस्थ कितने, ये आएगा। संयुक्त में क्या आएगा कि क्षत्री का किनसे मिलकर बनता है साहब जी, या ज्ञानी का किससे मिलकर बनता है, ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। वर्गीय व्यंजन कुल कितने हैं, उच्छिप्त कौन से हैं, क्यों हैं, कब बिंदी लगती, कब नहीं लगती, ये आएगा। अयोगवाह कितने हैं, अगली सीरीज़ पर हम देखेंगे अयोगवाह क्यों हैं, 2 ही क्यों हैं साहब जी, 3 क्यों नहीं हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। स्वरों के बारे में वर्गीकरण आपको बताएंगे, कुल कितने स्वर हैं, 11, बिल्कुल सही है। मूल स्वर कितने हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दीर्घ स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, कौन सा ऐसा स्वर है जिसका आजकल नई हिंदी में उपयोग नए शब्द निर्माण में नहीं किया जाता। इस तरह से करके क्वेश्चन भी आपको वर्णमाला पर बनेंगे। अभी इन्हीं में कैटेगराइजेशन हम करेंगे कि कौन से मूर्धन्य कहलाते हैं, कौन से उच्छिप्त कहलाते हैं, कौन से आपके कंठस्थ कहलाने वाले हैं, कौन से उष्ण कहलाने वाले हैं साहब, कौन से प्लुत कहलाने वाले हैं, कौन से पश्च स्वर हैं, पढ़ लेंगे अपन अगली सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, समराइज़ दोबारा कर देते हैं और इसको समाप्त करते हैं। हिंदी वर्णमाला टोटल 52, स्वर कितने, 11, कौन से, ये चढ़ा लो बिल्कुल दिमाग में। आप सिर्फ इतना रट लो, 70 में से 70 नंबर दिलाने की गारंटी हम ले रहे साहब जी, अच्छे विद्यार्थियों को मिल जाएंगे। 11 ये हैं, यही सिक्वेंस है, एक भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए जो हमने सिक्वेंस बनाया है। अयोगवाह, आम एंड आहा, इसको क्या कहता है, अनुस्वार, जबकि इसको क्या कहते थे अपन, विसर्ग, जबकि दोनों का माइंडली अयोगवाह। इसके बाद में भी देखेंगे व्यंजन, व्यंजनों में भी कैटेगरी, सबसे पहले वर्गीय, कौन सा, कचोटता प्रेम या कच्चाट तप्पा वर्ग, का वर्ग में काका काका एंगा, चा वर्ग में चाचा जाजा इया, ये पूरा अच्छे से दिमाग में। इनके भी बाद में हम देखें तो अंतस्थ, 11 लावा, अंदर से आते, उष्ण गर्म हवा आती, शाशा सा एंड हा, संयुक्त 4 बताया आपको, ये हो गए। उच्छिप्त या द्वितीय कितने बताए, 2, बिंदी वाले करके बताए। इसके अलावा भी वर्ण हैं हिंदी में, ऐसा नहीं कि उनका उपयोग नहीं किया जाता, कुछ आगत हैं, कुछ अरबी फारसी वाले भी हैं, देखेंगे, कुछ इंग्लिश के भी हैं, कौन से हैं तो देखेंगे अपन, उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे आएगा, हिंदी लैंग्वेज में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, या 4 या 5 प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं, ऐसा कौन सा वर्ण है आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले वीडियो मिलते हैं, इसके आगे के सेक्शंस पर बात करेंगे, इसको पढ़ लो और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप तो लगाना शुरू कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।